नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, युद्ध होने की वजह क्या है, पहले ये दोस्त हुआ करते थे, बाद में ये दुश्मन क्यों बन गए, जब दोस्ती इतनी अच्छी थी तो ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे आज बदल। तो आइए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझते हैं। शुरू होती है इनकी कहानी ईरान से। ईरान में दो तरह के नेता थे, एक का नाम था मोहम्मद रेजा शाह और दूसरे नेता का नाम था अली खमेनी। तो मोहम्मद शाह जो थे वो लोकतंत्र को नहीं मानते थे, वह तानाशाही शासन चलाते थे और वह इस्लामिक धर्मों के विपरीत भी चलते थे क्योंकि वह पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। मोहम्मद शाह महिलाओं को जीने की खुली आजादी दिए हुए थे, वह बुरखे को छोड़कर खुले कपड़े आराम से पहन सकती हैं, अर्थात मुस्लिम सभ्यता के एकदम विपरीत और पश्चिमी सभ्यता को खुली छूट दी गई। शाह ने ईरान को पश्चिमी सभ्यता में बदलना शुरू कर दिया। शराब पीना, पश्चिमी सभ्यता के कपड़ों को पहनना, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करना, महिलाओं को खुली आजादी देना, यह सब धार्मिक वर्ग को पसंद नहीं आया जो इस्लाम को मानते थे। जो भी शाह के नियमों का विरोध करता था उसे पुलिस पकड़ती थी और उसका दमन कर देती थी, जिससे इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगा कि हमारा इस्लाम क्या है, खतरे में आ जाएगा। तभी उदय होता है अली खमेनी, जो इस्लामिक धर्म के गुरु माने जाते हैं, जो कि मोहम्मद शाह का खुलकर विरोध करते हैं और शाह को अमेरिका का कठपुतली बोले। तो ईरान में दो गुटों का निर्माण हुआ, जो कि एक गुट जो था मोहम्मद शाह के साथ था और दूसरा गुट जो था अली खमेनी के साथ था। तो जो इस्लाम को मानते थे वह अली खमेनी के साथ थे और जो पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार करना चाहते थे, जिनको आजादी चाहिए था, वो मानते थे मोहम्मद शाह का। तो इस समय भीषण दंगे और मारपीट हुए, जिससे मोहम्मद शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो सन 1979 में अली खमेनी ईरान लौटे और तानाशाही शासन का अंत करके इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। नया संविधान लागू हुआ और ईरान एक धार्मिक शासन बन गया। अब बात आती है कि ईरान और इजराइल के बीच मित्रवत व्यवहार कब था और कब दुश्मनी में बदल गया। सन 1979 से पहले जब मोहम्मद शाह का शासन व्यवस्था चल रहा था तो उस समय क्या होता था, ईरान और इजराइल पक्के दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों के बीच पाइप लाइनें बिछी हुई थी, एक देश से दूसरे देश तक आयात होते थे तेल का। इसके बाद मिसाइलों बनाने में भी दोनों देश आपस में फंड का विकास करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। जो ये आपको पाइपलाइन दिख रही थी, ये किस प्रकार का समझौता था? गुप्त पाइपलाइन समझौता, जिसमें इस समझौते के तहत जो ईरान है वह गुप्त रूप से इजराइल को तेल की आपूर्ति करता था। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट फ्लावर मिसाइल विकास दोनों देशों के बीच में था। प्रोजेक्ट फ्लावर का उद्देश्य था एडवांस मिसाइल सिस्टम विकसित करना था। तो ये इन दोनों देशों के बीच में तब होता था जब ये दोनों मित्रवत राष्ट्र थे। जब 1979 में अली खमेनी का शासन व्यवस्था लागू हुआ तो इन्होंने ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और जो इजराइल था उसे यहूदियों का देश घोषित किया। खुमैनी ने इजराइल को गैर कानूनी राज्य घोषित कर दिया और इसे इस्लाम का दुश्मन भी बता दिया। और ईरान जो है फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करने लगा, जिससे इजराइल और ईरान के बीच में जो मित्रवत व्यवहार था वह दुश्मनी में बदल गया 1979 से। तो ये जो इसके कारण थे, ये इसका वैचारिक कारण शुरू में था, लेकिन अब इसके तमाम कारण हो चुके हैं दुश्मनी के। अब आइए आपको बताते हैं ईरान और इजराइल के 5 मुख्य कारण जो एक दूसरे से दुश्मनी लेकर बैठ चुके हैं। पहला कारण मैं आपको बताया था वैचारिक मतभेद, जिसमें खुमैनी जो है ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिए और जो इजराइल है उसे यहूदियों का राष्ट्र घोषित किया और इजराइल को इस्लाम का दुश्मन घोषित करार दिया। और ईरान जो है फिलिस्तीन का सहयोग करने लगा, जिससे ईरान और इजराइल के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो गई। ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इससे क्या हुआ, ईरान अपने अस्तित्व को बचाने में लग गया और इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने में लग गया। जब वैचारिक मतभेद पैदा हुआ तो इसके बाद दोनों में प्रॉक्सी युद्ध लड़े गए, यानी आमने सामने ना युद्ध लड़कर छुपे तौर से युद्ध लड़ना शुरू किया गया। यानी ईरान जो है अपने देश में बैठे हुए इजराइल में मिसाइल फेंक दे रहा है और इजराइल अपने देश से ईरान में फेंक दे रहा है।
जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सैनिक शेल्टर, ये सब क्या हो रहे हैं, ध्वस्त हो जा रहे हैं, तमाम लोगों की मृत्यु हो जा रही है। जब इनके बीच प्रॉक्सी युद्ध बढ़ गया तो इसके बीच क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई शुरू हो गई। अब ईरान क्या होता है, अपने आसपास के क्षेत्रों को कब्जा में लेना चाहता है और इजराइल जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को, एक दूसरे की शक्ति को दिखाना चाह रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर देश हूँ। इसके बाद ईरान जो है परमाणु बम बनाना चाहता है। तो जैसे इजराइल को पता चलता है या परमाणु बम बनाने की गतिविधि यहाँ पे कर रहा है, तो वो यहाँ पर ड्रोन अटैक कर देता है, जिससे वहां ध्वस्त कर देता है सारी चीजें। क्योंकि इजराइल को पता है जिस दिन ईरान परमाणु बम बना लेगा उस दिन हमारे ऊपर आक्रमण करके खत्म कर देगा। इसके बाद इन दोनों के बीच साइबर हमले और तोड़फोड़ होते हैं, यानी कहीं पर जब भी कोई गतिविधि पकड़ी जाती है इन दोनों देशों में, तो एक देश दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक कर देते हैं। अब आइए आपको बताते हैं ईरान के 4 प्रमुख गैर राज्य नेटवर्क। अब यहाँ पर 4 ही आपको बताएं, इससे ज्यादा भी वह बनाया हुआ है ईरान। अब इसका पहला है लेबनान। इसमें यह क्या करता है, जो लेबनान का यह क्षेत्र है वहां पर यह हथियार और प्रशिक्षण की आपूर्ति इजराइल के खिलाफ अग्रिम मोर्चा के लिए तैयार रखता है। यानी यहाँ पर वह अपनी ऐसी गतिविधियों को रखा हुआ है, जब भी उसे आशंका होती है ईरान को, तुरंत यहाँ से इजराइल के ऊपर अटैक करा देता है। दूसरा इसका है गाजा, यानी गाजा फिलिस्तीन। वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषता इजराइल के लिए निरंतर खतरा बनता रहता है, क्योंकि ईरान जो है इससे क्या करता है, वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता इसे देता रहता है, जिससे यहाँ के लोग डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत बनाकर रखते हैं। अगला है यमन। उन्नत मिसाइल और ड्रोन तकनीकी लाल सागर के शिपिंग के लिए खतरा होता है। अब यमन में क्या होता है, ईरान के कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जहां पर यह उन्नत यानी अच्छी प्रकार के मिसाइल और ड्रोन तकनीकों का विकास किया हुआ है। जब भी यह रेड सी से कोई भी शिप गुजरती है या इस पे अटैक करा देता है, जिससे यह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। जब यहाँ पर ये रेड सी पे कब्जा करके बैठा रहता है तो आयात निर्यात बाधित कर देता है, कोई भी चीज का आवागमन नहीं हो पाता है, जिससे अन्य राष्ट्र भी आर्थिक मंदी से गुजरने लगते हैं। अगला है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। यह इराक में सेट करके बैठा हुआ है। इराकी राजनीति और सुरक्षा पर प्रभाव सीरिया के लिए रणनीति का गलियारा है। अब ईरान क्या करता है, अपने इन ठिकानों पर हथियार का सप्लाई करता है और प्रशिक्षण भी देता है और उनको पैसा भी उपलब्ध कराता है और उनकी विचारधारा को इस्लामिक विचारधारा में परिवर्तित करता रहता है। अब ये देखो आपका ईरान है रेड वाला, यहाँ से ये सब इसके क्या है, ठिकाना बना कर रखा हुआ है और इन सारे ठिकानों को इजराइल क्या बोलता है, या आतंकवादी ठिकाने हैं जिन पर वह समय समय पे इजराइल अटैक करता रहता है। तो जब इन ठिकानों पर अटैक होता है तो ईरान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जिससे वह इजराइल पे भी अटैक कराता है। पहले तो यह वार इन सबके बीच प्रॉक्सी वार थे, यानी छुपे तौर पर युद्ध होते थे, लेकिन आज के टाइम में आमने सामने भी इनसे युद्ध हो रहे हैं। ईरान में 2 तरह की शासन व्यवस्था चलती है, जिसमें देखो पहली शासन व्यवस्था सुप्रीम लीडर होती है। ये सुप्रीम लीडर की व्यवस्था सन 1979 से चल रही है। तो सन 1979 से सुप्रीम लीडर माने जाने कौन से, अली खamenei हैं, जो 1989 से अब तक थे। लेकिन अभी के हाल में जो युद्ध हुआ उसमें अमेरिका ने इनको ध्वस्त कर दिया, यानी इसको मार दिया। और इजराइल का साथ अमेरिका हमेशा देता आया हुआ है और आज भी दे रहा है। अमेरिका ने ही इन पे मिसाइल अटैक करके इनका डेथ करा दिया, जिससे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दूसरा पावर होता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं। यानी ये जो राष्ट्रपति होते हैं ईरान में, वह सुप्रीम लीडर ही उनका चयन करता है, सुप्रीम लीडर ही उनको हटा सकता है। जो भी फैसला होता है सब कुछ सुप्रीम लीडर के हाथों में होता है और इस समय वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान है। अब आइए हम लोग समझते हैं ये जो ईरान, इराक और अमेरिका लड़ रहे हैं, इनसे क्या नुकसान हो रहा है। ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जा रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। स्कूलों कॉलेजों में मिसाइल बम गिरने से बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे गिरने की वजह से बिल्डिंगें ध्वस्त हो जा रही है, लाखों लोगों की मृत्यु हो जा रही है।
जो आपके पोर्ट हैं, जो आपके एयरपोर्ट हैं, जो आपके जल मार्ग हैं, वहां पर भी मिसाइलें गिर रही हैं, तो व्यापार व्यवस्था बाधित हो जा रहा है, जिससे अन्य जो देश हैं उनको व्यापार करने में दुविधा हो रही है। और इन देशों में जो अन्य देशों से लोग आकर प्रवास कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनके अंदर भय का खतरा बना हुआ है, उनकी भी मृत्यु हो जा रही है, वो अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल मार्ग, वायु मार्ग और थल मार्ग बाधित हो जाता है जब कोई युद्ध होता है। यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब बाधित हो जाएगा, न तो रेल चल पाएगी, न तो वायुयान चल पाएगा, न जल मार्ग, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाओगे, जिससे इनकी आर्थिक व्यवस्था तो गिरे ही गिरेगी, जो अन्य देश हैं उनकी भी आर्थिक व्यवस्था चौपट होने लग जाए। तो इन युद्ध होने की वजह से भारत को भी नुकसान होगा, ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी, जिससे भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। यानी जो यहाँ पर पेट्रोल का दाम हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और जो हमारे भारत के पैसे की कीमत है वह भी गिर जाएगी। अब ईरान से क्या होता है, भारत पेट्रोल मंगाता है, अब वहां पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, यही है। अब ईरान पे कब्जा है, अब अगर ईरान युद्ध कर रहा है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बमबारी होगी, तो व्यापार व्यवस्था यानी आयात निर्यात बाधित रहेगा, जिससे भारत को क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भारत का लगभग 40% कच्चा तेल जो होता है इंपोर्ट इसी चेक पॉइंट से होता है। अब भारत के जो लोग मिडिल ईस्ट में जाकर व्यापार कर रहे हो या वहां पर रोजगार कर रहे हो, लगभग वो कितने हैं, 8 मिलियन लोग हैं जो भारतीय हैं, नागरिक, जिनकी सुरक्षा का प्राथमिकता है। लेकिन वहां पर जब ऐसे युद्ध होंगे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, कौन कर पाएगा? ना तो वो अपने देश आ पा रहे हैं, ना उस देश में सुरक्षित हैं। तो जब ऐसी स्थितियां रहेगी तो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रोजगार करने नहीं जाएंगे, और जब नहीं करने जाएंगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था में उतना उन्नति नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से जब 8 करोड़ लोग दूसरे देश में जाकर व्यापार कर रहे हो या वहां पे रोजगार कर रहे हो, तो वहां से जो पैसा अपने देश में भेजते हैं, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी आर्थिक इकोनॉमी अपने देश की। अब जो अन्य देश हैं उनको क्या करना चाहिए, जब युद्धों से सभी देशों को नुकसान होता है तो सभी देशों को क्या करना चाहिए, इजराइल और ईरान को समझाना चाहिए, समझौते का मामला इन दोनों को दोनों के सामने पेश करना चाहिए। इन दोनों देश जिससे आपस में समझ जाएं और एक दूसरे से लड़ाई करना बंद करें। अब जो भी सामान आयात और निर्यात एक दूसरे देश से हो रहे हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी मिल जाएगी, यानी बढ़ जाएगी उनकी कीमतें, तो सारे देशों को दिक्कत होगा, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वह खाद्यान्न हो, चाहे वह तेल हो, चाहे वह स्टॉक मार्केट की चीजें हो, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो इससे सभी देशों को नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक आपको चीज दिखाता हूँ, पब्लिक अवेयरनेस और रिस्पांसिबिलिटी सिटीजनशिप। हमें क्या करना चाहिए, जो फर्जी न्यूज चल रहे हैं, जो फर्जी चीजें हैं, उनसे बचना चाहिए। हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं विश्वास करना है। अगर मान लो आप कहीं कोई चीज सुन रहे हैं तो आपके पास फोन है, मोबाइल है, वहां पर आप सर्च करके गूगल से, चैट जीपीटी से इन सब चीजों का ज्ञान सही तरीके से ले सकते। तो चलते चलते एक संदेश आपको देते हैं, युद्ध कभी भी अस्थायी समाधान नहीं होता है, लेकिन संवाद हमेशा एक रास्ता खोलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।